This video is for education purposes only. Always verify details on official websites. सो फाइनली जिस नोटिफिकेशन का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और बार बार कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ रहे थे कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो देखिए एक नहीं दो अलग अलग नोटिफिकेशन आए हुए हैं उन लोगों के लिए जो लोग हरियाणा के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि दो अलग अलग नोटिफिकेशन आए हुए हैं। साल 2026 में जुलाई के महीने में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का बहुत अच्छा मौका है। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट से कंप्लीट जानकारी हम हासिल कर लेते हैं किस तरह से अप्लाई करना है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। लेकिन अभी तक आपने हमारा ये चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाते रहें। तो चलिए आज का नोटिफिकेशन देख लेते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कंप्लीट जानकारी। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी से बात करते हैं। तो देखिए एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी आर्ट्स एंड कल्चर है, कॉमर्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, एजुकेशन है, फॉरेंसिक साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक पॉलिसी है, सोशियोलॉजी है, टूरिज्म है। तो ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जहाँ से वैकेंसी आई हुई है। अब इन डिपार्टमेंट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए ये पहला नोटिफिकेशन है, इसके अलावा एक नोटिफिकेशन और भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये जो नोटिफिकेशन में इसमें क्या एलिजिबिलिटी है वो आप समझ लीजिए। पहली बात तो ये कि आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और वो भी 55% के साथ। अब ये 55% उन लोगों के लिए जो कि जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आप 50% अगर आप मास्टर डिग्री में हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये बात समझने वाली है। दूसरी बात ये है कि आपके पास या तो नेट होना चाहिए या फिर सेट होना चाहिए स्टेट लेवल का, या फिर आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। और जिन लोगों ने 2009 से पहले पीएचडी कर रखी है उनके पास अगर नेट नहीं भी है तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हाँ आप पीएचडी के बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी पीएचडी जो है रेगुलर मोड की होनी चाहिए। 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने उसे चेक किया हो। पीएचडी का जो वाइवा वॉइस होता है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। कम से कम 2 रिसर्च पेपर आपने लिखे हों और जो मतलब आपने प्रेजेंट भी किए हों, रिसर्च पेपर को आपने प्रेजेंट भी किया हो कॉन्फ्रेंसिस के अंदर, सेमिनार के अंदर, जो कि स्पॉन्सर्ड होनी चाहिए यूजीसी, आईसीएसएसआर या फिर सीएसआईआर के जरिए। ठीक है ना। अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहां पर नेट सेट होता ही नहीं है तो वहां पर आप मास्टर डिग्री और पीएचडी की बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं या ओनली मास्टर डिग्री की बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट होते हैं तो उसमें नेट होता ही नहीं है तो वहां पर अप्लाई कर सकते हैं मास्टर डिग्री के बेसिस पर, एमटेक के बेसिस पर। अगर आपने बाहर से कहीं से पीएचडी करी है तो आप अगर वो यूनिवर्सिटी टॉप 500 में है तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीएचडी के बेसिस पर। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो वैकेंसी आई कहाँ से। तो देखिए ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, गुरुग्राम, गुड़गांव के अंदर एक यूनिवर्सिटी है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के नाम से। ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है हरियाणा के अंदर। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है तो इन्होंने एक चीज और बताई है। पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। आपका क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा। जी हाँ, बिल्कुल रिटन एग्जामिनेशन होगा। उसका सिलेबस वगैरह आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको वहीं से मिल जाएंगी। और ये रिटन एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करना है, ये मस्ट है, सबको ही देना पड़ेगा। जी हाँ, ये कंपलसरी है। प्लस इसमें जो है आप ये भी कह सकते हैं कि एपीआई स्कोर भी आपका चेक किया जाएगा और फिर फाइनली आपका इंटरव्यू होगा। तो ये आपका प्रोसेस होने वाला है। ठीक है ना। प्रेजेंटेशन वगैरह जो होता है वो सारी चीज़ें भी होंगी। अब अगर हम बात करें जैसे बहुत सारे लोगों को मालूम है एपीआई स्कोर कैसे निकालते हैं तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ से भी समझ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप ये समझ लीजिए 100 में से आपका एपीआई स्कोर कैलकुलेट होता है। और जैसे ग्रेजुएशन में आपके 80% या उससे ज़्यादा थे तो 15 नंबर इसके मिल जाते हैं। 80% या फिर 60% के बीच में आपकी परसेंटेज थी ग्रेजुएशन में तो उसके 13 मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का आप अपने नंबर कैलकुलेट कर लेना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना ताकि मैं आपको राय दे सकूं कि यहाँ पर आपको अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। एमफिल आपने कर रखा है तो वही उसके भी 7 नंबर मिल जाते हैं, पीएचडी के 30 नंबर मिल जाते हैं और जेआरएफ के भाई 7 नंबर मिल जाते हैं, नेट के आपको 5 नंबर मिल जाते हैं, सेट के 3 नंबर मिल जाते हैं। रिसर्च पेपर पब्लिकेशन आपने कराए हैं तो उसके 10 नंबर मिलते हैं। हर एक पेपर के 2 नंबर रहते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो हर एक साल के 2 नंबर उसके भी मिल जाते हैं। अवार्ड कैटेगरी में इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पर 3 नंबर मिलते हैं और स्टेट लेवल के अवार्ड हैं तो 2 नंबर इसके भी मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं तो देखिए अगर आपने एमफिल और पीएचडी दोनों भी कर रखी है तो 30 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम 30 ही मिल सकते हैं।
आपके पास जेआरएफ भी है, नेट भी है, सेट भी है, तीनों भी चीज़ें हैं, तब भी 7 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से अवार्ड कैटेगरी की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 3 नंबर ही आपको मिल सकते हैं। तो एकेडमिक स्कोर के 80 नंबर रहते हैं, रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के 10 नंबर रहते हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 नंबर रहते हैं। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर एपीआई आप इसका स्कोर होगा आपका 100 का, ठीक है ना। तो ये आपका एपीआई स्कोर होने वाला है। इसके अलावा और इसमें क्या क्या जानकारी दे रखी है वो भी हम देख लेते हैं। अब देखिए आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना उसे कंप्लीट समझ जाइए आप। कंपोजिट जो नंबर आपके टोटल होंगे वो 100 होंगे, ठीक है ना। अब इसमें आपका जो डोमेन नॉलेज चेक की जाएगी वो रिटन टेस्ट के बेस पर चेक की जाएगी। मतलब यूजीसी नेट आपने क्वालिफाई कर रखा है तो उस लेवल का जो टेस्ट आता है ना यूजीसी नेट का, जेआरएफ का, तो उसी लेवल का टेस्ट आने वाला है आपका, जिसमें आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी वगैरह और टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह और जो जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं वो सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी 50 नंबर का, ठीक है ना। तो ये होने वाला टीचिंग स्किल आपकी चेक होगी, ये पीपीटी प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। इंटरव्यू टाइप मतलब पीपीटी प्रेजेंटेशन पे आपको बताना पड़ेगा भाई किस चीज में आपने पीएचडी करी है और आगे फर्दर आपका क्या प्लान है, सारी चीजें आपकी होंगी पीपीटी प्रेजेंटेशन पर। 20 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, तो ये मिलाकर आपका 100 होने वाला है, टोटल 100 होने वाला है ये सब कुछ मिलाकर। अब इसमें इसमें अब 100 में से कम 60% तो आपको लाना ही है। ये मिनिमम है किसके लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो 57 पर भी अगर आ रहे हैं टोटल कंपोजिट में से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट पढ़ लेना, पॉइंट नंबर 1, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे का जो भी इसमें एलिजिबिलिटी वगैरह दे रखी है, क्राइटेरिया दे रखा है, पूरा देख लेते हैं हम। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर और चीज़ें आपको दिखाई दे जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको जो अप्लाई करना है ना वो ऑफलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, ऑफलाइन फॉर्म है। आपको यहाँ पर ये जो ना फॉर्म आपको प्रिंट आउट करवाना पड़ेगा और यहाँ पर अपना फोटो लगाना पड़ेगा और यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल जानकारी सारी फिल करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप अपनी फिल कर देना, ठीक है ना। और कोई दिक्कत हो ना तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मुझसे, कोई चीज़ आपसे नहीं भरी जाए या फिर दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। टीचिंग और प्रोफेशनल और ये सारी अगर आपने कहीं पर पढ़ाया वगैरह है या एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी भरनी पड़ेगी अगर है तो, ठीक है ना। तो इसी तरीके से पीएचडी के बारे में आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी अगर आपने कर रखी है तो। ये इस तरह से पूरा का पूरा फॉर्म है, आप देख सकते हैं। मैं पूरा दिखा देता हूँ आपको फॉर्म। ये काफ़ी लंबा चौड़ा फॉर्म है और ये एक ऑफलाइन फॉर्म है। जी हाँ, ऑफलाइन फॉर्म है, आपको इसे प्रिंट आउट करवाना पड़ेगा। अधिक जानकारी मैं इसकी दिखा देता हूँ। देखिए ये पहला वाला नोटिफिकेशन चल रहा है अभी, इसके अलावा एक नोटिफिकेशन और भी है। यहाँ पर दो नोटिफिकेशन है। मैं आपको पहले वाले पेज पर लेकर चलता हूं। देखिए यहाँ पर ये जो वैकेंसी आई हुई है ये एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। अब इसमें आपको जो सैलरी मिलेगी वो उतनी सैलरी मिलने वाली है जितनी एज अ परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलती है। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि आप जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर यहाँ पर पढ़ा लेते हैं तो उसके बाद ये वाला जो एक्सपीरियंस है आपका काउंट होगा, आप फर्दर परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहां पर आपका ये वाला जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा, माना जाएगा, ठीक है ना। तो आपका एपीआई स्कोर बढ़ेगा। तो इस वाली वैकेंसी को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, बिल्कुल अप्लाई करना। अगर आप आपकी कैटेगरी में और आपकी जो है वैकेंसी वगैरह है आपके सब्जेक्ट में तो बिल्कुल अप्लाई करना। अप्लाई करने का तरीका यह है कि पहले तो वो वाला फॉर्म आपको प्रिंट आउट करवाना है, उसके बाद उसे पूरा फिलअप कर लेना है, जरूरी डॉक्यूमेंट उसमें लगाने हैं और उसके बाद ये जो एड्रेस दे रखा है इन्होंने, ये जो एड्रेस दे रखा है गुरुग्राम का, गुड़गांव का, तो जो यूनिवर्सिटी का एड्रेस है रजिस्ट्रार ऑफिस का, वहां पर आपको सेंड कर देना स्पीड पोस्ट के माध्यम से, ठीक है ना। तो ये आपको करना है। और जो आपने सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी वगैरह लगाई हैं और जो आपने फॉर्म फिलअप किया है ऑफलाइन फॉर्म, उसे ईमेल आईडी पर भी भेजना है। तो ये भी आप पढ़ लेना, ये ईमेल आईडी दे रखी है, इस वाली ईमेल आईडी पर आपको भेजना है। कब तक ये काम करना है आपको, तो देखिए ये आपको काम करना है 25/6/2026 तक, मतलब जून की 25 तारीख तक आपको ये काम करना है और हार्ड कॉपी 30 जून तक आपको भेज देनी है। चलिए यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी आई हुई है। तो डिटेल नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर हम यहाँ पर सब्जेक्ट देखें, डिपार्टमेंट में आपको बता देता हूँ। तो देखिए स्टडीज इन आर्ट्स एंड कल्चर में वैकेंसी है, कॉमर्स में है, एनवायरमेंटल साइंस में, एजुकेशन में वैकेंसी है, फॉरेंसिक साइंस में, ज्योग्राफी में है, हिस्ट्री में है, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक पॉलिसी में है, सोशियोलॉजी में वैकेंसी आई हुई है और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के अंदर वैकेंसी है, ठीक है ना। तो ये सारी वैकेंसी हैं। अब कैटेगरी वाइज है, आपकी कैटेगरी में अगर वैकेंसी हो तभी आप अप्लाई करना। और जो बाहरी कैंडिडेट हैं जैसे उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो जनरल वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में एक वैकेंसी है तो यहाँ पर बिहार वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी अप्लाई कर सकता है,
ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तो ये मैं पहला ही आपको नोटिफिकेशन बता रहा हूँ, एक नोटिफिकेशन और भी है। यहाँ पर आपको जो है ना फीस भी पेमेंट करनी है, जो कि डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है आपको। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 1,000 रुपये का बनेगा, और अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपका 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनना है। और डिमांड ड्राफ्ट की जो भी डिटेल है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ये आप देख लेना। इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो और सारी चीज़ें यहाँ पर इस वाले नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। देखिए, हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है कि भाई आपसे हिंदी और संस्कृत आनी चाहिए, मैट्रिक लेवल पर आपने पढ़ी भी हो 10th क्लास में, और आपसे बोलनी भी आनी चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, बोलनी लिखनी आनी चाहिए। इसके अलावा एज लिमिट की अगर हम बात करें तो देखिए 18 साल से लेकर 55 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम एज लिमिट है। इससे ज़्यादा क्या ही आप एक्सपेक्ट करेंगे, तो ये अच्छी खासी एज लिमिट है, ठीक है ना। अदर स्टेट के कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे, क्लियर कट इन्होंने बोल रखा है, ठीक है ना, क्लियर कट बता दिया, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। अब यहाँ पर आपका जो रिटन टेस्ट होगा उससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बताए। पॉइंट नंबर 25 आप देखिएगा, written test is the component of the selection criteria mandatory to qualify to secure a minimum 50% मार्क्स। कम से कम 50% मार्क्स आपको लाने ही हैं। ओके, ये समझने वाला पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कम से कम 50% मार्क्स आपको रिटन टेस्ट में लाने हैं अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो भैया 47.5% आपको लाने पड़ेंगे जो आपका रिटन टेस्ट होगा। ओके, इसकी अब इसका सिलेबस वगैरह लगभग वही रहता है जो नेट का सिलेबस रहता है। तो ये आप देख लेना। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर से विजिट करना। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं इनकी वेबसाइट भी दिखाता हूँ, सारी चीज़ दिखाता हूँ। और एक मिनट रुक जाइए, जैसे कि ये है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, आएंगे आप यहाँ पर जॉब वाले सेक्शन में जाएंगे, यहीं पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं, निरंकारी बाबा गुरुबचन सिंह मेमोरियल कॉलेज। ये कहाँ पर है? ये सोहाना गुरुग्राम के अंदर, गुड़गांव के अंदर ही आता है, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है। तो वहाँ से ये कॉलेज है, और इस कॉलेज में भी अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका अगर आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो ये एक इसका नोटिफिकेशन है, ये आप देख सकते हैं। ये क्लियर कट पूरा नोटिफिकेशन है। जो ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा गुड़गांव यूनिवर्सिटी पर, जी, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब इस नोटिफिकेशन में कौन कौन सी वैकेंसी हैं तो देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई हैं ये आपकी रेगुलर हैं, ये आपकी देख सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन रेगुलर बेसिस की वैकेंसी हैं। जी हाँ, रेगुलर बेसिस की वैकेंसी है। इसमें आप देख सकते हैं कॉमर्स में 3 वैकेंसी हैं, और इसी तरीके से ज्योग्राफी में है, हिंदी में है 2 वैकेंसी, और संस्कृत में है, पॉलिटिकल साइंस में वैकेंसी हैं। अब अप्लाई कर, नो एप्लीकेशन थ्रू ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड। ऑफलाइन आपको नहीं भेजना है, ऑनलाइन ही करना है। 1 हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन विद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द टेस्टिमोनियल मस्ट ऑल्सो बी सेंड टू द डीन ऑफ द कॉलेज गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, सेक्टर 87 गुरुग्राम में आपको भेजना है। इसके अलावा एक आपको कॉपी जो है यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना है। देखिए, टू अप्लाई ऑनलाइन विजिट द वेबसाइट, आपको ये वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर 500 रुपीज़ फीस है भैया जनरल वालों के लिए, और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 250 रुपये फीस है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई ये सारी चीज़ें हो गई। और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं तो भैया 9 जून से लेकर 29 जून तक का टाइम दे रखा है, और 57,700 यहाँ पर सैलरी होने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, एकेडमिक पे लेवल 10 के हिसाब से। एलिजिबिलिटी वगैरह यही है कि भाई आपने मास्टर डिग्री कर रखा हो, ठीक है ना, प्लस नेट आपके पास होना चाहिए, प्लस आपके पास या तो सेट है या फिर पीएचडी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका एपीआई स्कोर चेक किया जाएगा, और प्लस आपका इंटरव्यू होने वाला है। यहाँ पर आपका कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, एपीआई स्कोर चेक किया जाएगा और इंटरव्यू होगा, तो इसके बेसिस पर सिलेक्शन होगा। चलिए ये देख लेते हैं कि आपको फॉर्म कहाँ से फिलअप करना है। तो यहाँ पर आपको जैसे ही आप आएंगे ना इस कॉलेज की वेबसाइट पर, निरंकारी बाबा सिंह मेमोरियल कॉलेज पर, तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा हुआ होगा, एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको मतलब क्या क्राइटेरिया वगैरह क्या है, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर, एडेड कॉलेज ऑफ द हरियाणा। ये कोई मतलब ये मतलब गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, ये एडेड कॉलेज है, मतलब ये प्राइवेट कॉलेज है, तो इसका क्राइटेरिया अलग है। देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, क्लियर कट लिखा हुआ है। और ये वाली पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है तो ये इस वाले पेज पर आपको मिल जाएगी।
एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर ये आप देख सकते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको यहीं से देखनी है। फीस वगैरह आपको यहाँ से मिल जाएगी। अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप आएंगे तो ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन है, ये सब चीज़ आपको पढ़नी चाहिए। यहाँ पर डिटेल भी दे रखी है कहाँ पर पेमेंट करना है आपको, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ से आपकी बेसिक सब्जेक्ट आपको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी। फिर यहाँ पर अपना फोटोग्राफ अपलोड करना, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, यहाँ नाम लिखना, या फादर नेम या मदर नेम या डेट ऑफ बर्थ या एज या जेंडर वगैरह, ये पूरा का पूरा फॉर्म है। अगर इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तो भाई आपका ये जो चैनल है ना, रोजगार अपडेट विद आदिल खान, ये आपके लिए हर वक्त तैयार है। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में बता दें। This video is for education purposes only. Always verify details on official websites.